हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्व मध्यकाल की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो रहेगी 750 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच तक। लेकिन उससे पहले, इस टॉपिक पर आने से पहले थोड़ा सा आवश्यक है कि आपके साथ कनेक्टिविटी को डिस्कस कर लिया जाए कि किस प्रकार से जो है चीज़ें भारतीय इतिहास में घटित हो रही थी और हम कहाँ तक जो है चीज़ों को कवर कर चुके हैं। तो उसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद हम पुनः अपने सिलेबस पर वापस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन की, कहाँ से हम किस प्रकार से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इतिहास 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 पढ़ने के दौरान जो है हम इसे 3 कालों में बांटते हैं, जिसमें मैंने आपसे प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, तत्पश्चात आधुनिक इतिहास की बातचीत की थी। तो इसमें देखिए, हमने जो है प्राचीन काल को हमने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है मध्यकालीन इतिहास को हम वर्तमान समय में डिस्कस कर रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत में अगर बात की जाए, तो मध्यकालीन भारत में जो है हम पूरा जो डिस्कस करते हैं वो रहता है 750 से लेकर 1707 तक। तो इस प्रकार से जो है पूरा टाइमलाइन रहेगी। मध्यकालीन इतिहास जो है लगभग हम पूरे 1000 ईस्वी का पढ़ते हैं। तो इस दौरान हमने इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें पूर्व मध्यकाल, अभी मध्यकाल शुरू नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले की जो घटना है उसको भी मध्यकाल में ही रखा जाता है। तो पूर्व मध्यकाल जो 750 से लेकर हमने देखा था 1000 या 1206 ईस्वी तक, इसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमने सेकंड जो बात डिस्कस की थी उसमें देखा था हमने कि यहाँ हम सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, और उसके पश्चात जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे मुगलों के बारे में। तो इस प्रकार से जो है हमने कुछ चीज़ें जो है डिस्कस की थी, और इसमें इस दौरान भी हमने कहा था कि सबसे पहले जो है हम पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक जीवन देखेंगे। तो पूर्व मध्यकाल इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पूर्व मध्यकाल में जो है अब वापिस आएंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी जो है चीज़ें किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए पूर्व मध्यकाल में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पूर्व मध्यकाल में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे देखिएगा पूर्व मध्यकाल में हम देखें, हमने बात की थी राजनीतिक जीवन के बारे में। तो राजनीतिक जीवन इस समय का हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था डिस्कस करनी थी, इसकी समाज एंड धर्म के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस करनी थी पूर्व मध्यकाल, जिसमें जो है राजनीति और समाज एवं धर्म के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो अर्थव्यवस्था के बारे में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, लेकिन उससे पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि का थोड़ा सा विवरण लेना आवश्यक हो जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि में अगर बात की जाए, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है कुछ मैप्स हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो है चीज़ों को आगे देखेंगे। तो ये मान के चलिए कि कुछ 4 परिस्थितियां जो है 1750 से लेकर 1200 तक हमें देखने को मिलेगी राजनीतिक इतिहास की। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जब गुप्तोत्तर काल चलता है तो उस समय यहाँ पे हर्षवर्धन होता है, यहाँ चालुक्यों का शासन होता है, और इससे नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पलवा राज कर रहे होते हैं। थोड़ा नीचे अगर कर लिया जाए इसको, तो यहाँ पे पलवा, यहाँ चालुक्य और ऊपर जो है हर्षवर्धन का काल था। उसके पश्चात हमें देखने को मिलेगा कि जो दूसरा काल रहेगा, इसमें जब हर्षवर्धन टूटेगा तो 2 राज्य, एक गुर्जर प्रतिहार और दूसरा पाल वंश, और उसके बाद जो है चालुक्यों को रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूटों के बाद पल्लवों को रिप्लेस करेंगे चोल। तो इस प्रकार से हमने बात की थी। धीरे धीरे पल्लव भी इनके समय में थोड़ा कॉन्टेम्प्रेरी रहेंगे। उसके बाद जो है 9वीं से शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक हमें देखने को मिलेंगे चोल। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि गुर्जर प्रतिहार भी आगे चलकर पुनः टूटना शुरू होंगे, जहाँ पे हमें चाहमान देखने को मिलेंगे। फिर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे तोमर शासक कन्नौज के आसपास। यहाँ हमने कहा था कि पाल भी चलते रहेंगे, और उसके आगे हमें देखने को मिलेगा सेन वंश। सेन वंश जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से हमें राष्ट्रकूट जब टूट जाते हैं तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिला था कि बातापी के चालुक्य थे।
लेकिन इस समय हमें देखने को मिलेगा कि राष्ट्रकूटों के कॉन्टेम्पररी जो चल रहे थे वो बेंगी के चालुक्य थे, और दूसरे जो चालुक्य इन्हें रिप्लेस करेंगे वो मान्यखेत या कल्याणी के चालुक्य। तो इस प्रकार से यहाँ आपको चालुक्य देखने को मिलेंगे। फिर पुनः जो है चोलों को रिप्लेस करेंगे दो जो राजवंश आएंगे, जिसमें पहला आएगा पांड्या जो आपको मदुरई से शासन करता दिखाई देगा, और उसके बाद आएगा होयसल जो आपको जो है कर्नाटक वाले रीजन में शासन करता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से कुछ राजनीतिक परिस्थितियां रहेगी। इसके बाद जब धीरे धीरे तो यहाँ क्या होगा, देखिए हर्षवर्धन के समय में थोड़ा व्यापार सही से चल रहा होगा, क्योंकि बड़े साम्राज्य है तो व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, हर चीज जो है सही प्रकार से चलेगी। लेकिन जैसे ही साम्राज्य धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे तो ऐसा नहीं है कि व्यापार उस समय भी चलेगा, लेकिन व्यापार गिरना शुरू हो जाएगा। व्यापार गिरना शुरू हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन हो जाएंगे, ज़्यादा टैक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी बड़े साम्राज्य है, ज़्यादा अगर देखा जाए तो व्यापार पूरी तरह से नहीं गिरेगा। लेकिन ये परिस्थिति जो है आपको देखने को मिलेगी कि लगभग 700 से लेकर 1100 तक ये परिस्थिति रहेगी इस प्रकार की कि साम्राज्य बने हुए हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि हाँ व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ये वाली परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी दिल्ली में 1206 से पहले की परिस्थिति है, ये 1206 से पहले की परिस्थिति, साम्राज्य टूटे हुए हैं, हर जगह जो है अलग अलग शासक शासन कर रहे हैं। तो व्यापार जो है अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर 1100 के बाद देखा जाए तो धीरे धीरे जो व्यापार है उसमें अवसान देखने को मिलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उत्तर भारत में पूरी तरह से सामंतवाद आपको देखने को मिलेगा। फिर जाकर जो है आगे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे सल्तनत काल, सल्तनत काल फिर यहाँ से शुरू होगा। तो इस प्रकार से जो है मैंने पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि को आपके समक्ष रखने की एक स्लाइड में पूरी कोशिश की है मैप के माध्यम से। तो आपको जो है अब कनेक्टिविटी क्लियर होगी। तो चलिए अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं और अर्थव्यवस्था के मॉडल समझते हैं कि किस प्रकार से जो है अर्थव्यवस्था में चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो देखिए अगर मैं आपके साथ वास्तविकता में चीज़ें शेयर करूं तो जो इतिहास है बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, बशर्ते आपको कुछ सिद्धांत पता होने चाहिए। जैसे राजनीति का सिद्धांत हमने देखा है किस प्रकार से छोटे छोटे राजवंश या जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होना शुरू होगी तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक क्या होगा, एक तो जो छोटे छोटे साम्राज्य है, मतलब वो बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी कि विदेशी आक्रमण होना शुरू होंगे। उसी प्रकार से हमने समाज में देखे थे कि किस प्रकार से जो है हम कैसे समाज को पढ़ते हैं, सामुदायिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, लैंगिक आधार पर। वो जो है समाज का एक सिद्धांत था या एक मॉडल था कि किस प्रकार से समाज को पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था को पढ़ने का भी एक हमें मॉडल देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को समझा जाता है। अगर आप किताबें खोल के देखेंगे तो किताबों में आपको अलग अलग एक थ्योरी के माफिक या किताबों में पूरे पूरे पेज आपको भरे होंगे, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो हम देखेंगे आज कि किस प्रकार से जो है चीज़ें आपको देखने को मिलती है और अर्थव्यवस्था का क्या मॉडल होता है। तो देखिए जब भी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे हम तो पूर्व मध्यकाल में दो चीज़ें हम देखेंगे। पूर्व मध्यकाल की जो अर्थव्यवस्था होगी, एक सेकेंड, देखिए अर्थव्यवस्था का पहले हम मॉडल समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था का मॉडल समझेंगे तो अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले जो हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कृषि के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं पशुपालन के बारे में, पशुपालन की बात करते हैं। इसके अलावा खनन की बात करते हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी वानिकी से संबंधित चीज़ें हैं, पेड़ पौधों से संबंधित चीज़ें हैं, जंगल वगैरह, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। आपको पता होगा प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से हर चीज़ आपको जो है प्रकृति से प्राप्त होती है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, यह प्रकृति से संबंधित होता है। दूसरा अगर देखा जाए तो उसे कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, तो इसमें क्या होता है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम उद्योगों की, उद्योग तो खैर उस समय इतने ज़्यादा नहीं थे, तो शिल्प की बात करते हैं। शिल्प चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, आपका साड़ी का उद्योग हो या किसी वस्त्र उद्योग हो, वो सारी चीज़ें शिल्प में आ जाती है। मृद भांड वगैरह या किसी प्रकार के अन्य शिल्प, वो सारे जो है शिल्प के अंतर्गत रखे जाते थे। उद्योग उस समय उद्योग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो शिल्प के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है हम देखेंगे मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था,
अब मुद्रा व्यवस्था से क्या होता है, वर्तमान में क्या होता है कि जब आप देखोगे कि आप कोई सामान लेते हो तो सामान में क्या होता है, आप उसके बदले में कुछ मुद्रा चुकाते हो। लेकिन पहले जब वस्तु विनिमय का समय आपको देखने को मिलता है, जब मुद्रा नहीं थी इकोनॉमी में, तो काफ़ी कम जो या ऐसा हो जाता है कि जब मुद्रा ना हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। हो सकता है आप जो है किसी व्यक्ति से, एक तो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप मान के चलिए कोई चीज़ जो है, आप किसी गाय का दूध खरीद रहे हो किसी व्यक्ति से, लेकिन उसके बदले में आपको धान देने पड़ेंगे, तो आपको धान उठाकर लेके जाने पड़ेंगे। दूसरा, मुद्रा व्यवस्था, वो आपकी एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं इकोनॉमी में। और दूसरा होता है लेखन प्रणाली। लेखन प्रणाली से क्या होगा कि देखिए, लेखन प्रणाली में ऐसा होता है कि जैसे आप, मतलब चीज़ें जब लेखन प्रणाली, यानी कि लेखन प्रणाली जब अर्थव्यवस्था में आ जाती है, तो उससे क्या होता है, एक विश्वास बनना शुरू होता है। जैसे मान के चलिए आपने किसी दुकानदार से उधार लिया, लेकिन आपने उसको अपने सामने जो है चीज़ें मेंशन नहीं करवाई उससे कॉपी में, तो हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लिख ले। या अगर आप सिर्फ याद रख के काम चल करते हैं, तो हो सकता है उसने आपको 750 रुपये का सामान दिया हो, लेकिन बाद में वो आपसे 850 मांगने लगे, तो उससे क्या होगा, अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है। आप जो है उसके दुकान पे दूसरी बार नहीं जाएंगे कि यार ये तो बेईमान है। तो जैसे ही लेखन प्रणाली और मुद्रा व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी अर्थव्यवस्था में, तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, काफ़ी जो है ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग होने लगेगा। दूसरा, जब आप विदेशी व्यापार करने जाओगे, एक देश से दूसरे देश व्यापार करने जाओगे, तो वहाँ जो सामान खरीदोगे उसके बदले आप यहाँ नाव में यहाँ से धान या चावल भर कर नहीं ले जा सकते कि वहाँ से जो है वस्तु विनिमय करके हम वापस लाएंगे। तो इस प्रकार की जो है चीज़ें संभव नहीं थी। तो जैसे ही मुद्रा का विकास देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि विदेशी व्यापार फ्लरिश करना शुरू करेगा। तो मुद्रा जो है क्या करती है, अल्टीमेटली ये जो है व्यापार को बढ़ाती है, वो चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे बाह्य व्यापार हो। और इसका क्या परिणाम होता है, इसका एक ही परिणाम होता है कि उस अर्थव्यवस्था में नगरीकरण की शुरुआत होती है। तो ये जो है इस प्रकार का एक ढांचा रहता है हमारे पास, अर्थव्यवस्था का मॉडल रहता है। जब भी हम चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जब प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि होगी, यानी कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि शिल्प जो उद्योग है, प्रकृति पर आधारित उद्योग है, उनमें क्या होगी, उनमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। जब उद्योग में वृद्धि होगी, तो अगर आपके पास मुद्रा व्यवस्था और लेखन प्रणाली जैसी चीज़ें होंगी, तो व्यापार आपका सुगम होगा। व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार जब बढ़ेगा, तो देश में समृद्धि आएगी। और समृद्धि आने के बाद क्या होगा, नगरीकरण उस अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। तो इसी मॉडल पे जो है हम पूर्व मध्यकाल के अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल की अर्थव्यवस्था जो है हम दो कालों में बांटते हैं, एक सेकंड वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट देखिए, समझना जरूरी था। हो सकता है इसमें ज़्यादा टाइम जरूर लग गया है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, तो आप एनसीईआरटी उठा के देख लेना 11th क्लास की, आपको वो भी क्लियर नहीं होने वाली है। तो आप जो है इस चीज़ को पहले अपने दिमाग में एक मैप बनाकर जो है समझ सकते हैं कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था रही होगी। जब भी अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बात करे आपसे कि बताइए भाई उस समय की 750 से लेकर 1200 साल के बीच की जो, या ईस्वी के बीच की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कृषि कैसी थी, पशुपालन था या नहीं, खनन था या नहीं, शिल्प हो रहा था या नहीं, किस प्रकार की चीज़ें थी। तो इस प्रकार माइंड मैप आपका बनना चाहिए। तो चलिए, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। ये तो एक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि पूर्व मध्यकाल की अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो पूर्व मध्यकाल की अर्थव्यवस्था को हम दो तरह से पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल में जो पूर्व मध्यकाल की अर्थव्यवस्था रहेगी, इसको हम एक तो उत्तर भारत की अलग से पढ़ेंगे, और दूसरा जो है हम देखेंगे दक्षिण भारत की। और इसमें साथ में देखेंगे प्लस बंगाल और प्लस गुजरात। तो ये जो है हम इस प्रकार से जो है अर्थव्यवस्था को दो भागों में पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल की जो अर्थव्यवस्था रहेगी। और दक्षिण भारत में भी हम देखेंगे, दक्षिण भारत में भी हम दो भागों में देखेंगे, किस प्रकार से। तो एक देखेंगे हम प्रारंभिक काल में, और दूसरा जो हम देखेंगे प्रारंभिक, एक सेकेंड, तो पहला देखेंगे हम प्रारंभिक काल में, और दूसरा देखेंगे उसके बाद या उत्तरकाल यानी कि बाद के काल में किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उत्तरकाल।
तो इस प्रकार से जो है अर्थव्यवस्था को पढ़ने का तरीका रहेगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शुरू उत्तर भारत की, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से रहेगी। उसके उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाए तो उत्तर भारत तो उत्तर भारत में वही हम मॉडल यूज करेंगे। सबसे पहले हम कृषि के बारे में देखेंगे। तो कृषि आपको देखने को मिलेगी कि इस समय जो है सामंतवाद है, छोटे छोटे राज्यों में चीजें टूटती जा रही है। तो आपको देखने को मिलेगा कि सामंतवाद है, और सामंतवाद की एक स्पेशलिटी याद रखिएगा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है। एक पॉइंट जो है आपका सबसे मेन पॉइंट यही रहेगा। और आपसे सीधा जो है यूजीसी के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बताइए जो सामंतवाद है, ऐसी स्टेटमेंट भी आ सकती है कि सामंतवाद एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है। या ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में इस समय जो 750 से लेकर 1200 का काल था, उस समय उत्तर भारत में कृषि की कैसी स्थिति थी। तो कृषि का इस समय विकास हो रहा था, कृषि का विकास हो रहा था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये जो कृषि के बारे में दो मेन पॉइंट रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं शिल्प के बारे में। शिल्प का क्या है, तो शिल्प जो है इतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। शिल्प जो है, शिल्प का विकास अधिक नहीं होगा, शिल्प का विकास अधिक नहीं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन कहीं बेच नहीं सकते। क्योंकि होता क्या था, जब भी सामंतवाद की बात होगी, तो सामंतवाद मैंने कहा था, मान के चलिए कोई देश है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सामंतवाद जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक देश से, मान के चलिए ये कोई देश है, ये देश है, तो यहाँ पे एक सामंत बैठा है। तो ये जो है, जब सामान यहाँ से किसी व्यापारी का गुजरेगा तो ये उससे अलग से चुंगी लेने वाला है। लेकिन जब दूसरी बाउंड्री पार करेगा तो यहाँ पे इसे अलग से चुंगी देनी पड़ेगी। फिर जब तीसरी बाउंड्री पार करेगा तो इसे अलग से यहाँ पे चुंगी या कर देना पड़ेगा। और जो है इसे यहाँ पे जब चौथी बाउंड्री से गुजरेगा, तो मान के चलिए जो यहाँ पे 10 रुपए की चीज़ थी वो यहाँ 15 की हो गई, क्योंकि इसने कर भरा उसके ऊपर। फिर आगे 20 की हो गई, यहाँ पे 30 की होगी, और आगे 40 की होगी। और जहाँ ये माल को ले जाना चाहता था वहाँ पर ये 50 रुपए की पहुंची। तो जहाँ पहले ये मान के चलिए कि 10 रुपए की चीज़ अगर यहाँ पे 50 में बिकती थी, और जो है 15 रुपए में यहाँ पर आकर जो है 15 रुपए इसका सारा खर्च इसको इस जगह पर पहुंचाने का होता था, तो मान के चलिए कि ये 55 रुपए में इस चीज़ को बेचता था। लेकिन अब जो है तो पहले जो है 55 यानी कि 40 रुपए का इसको लाभ हो रहा था, लेकिन अब जो है 50 और 55 कितना, 5 का गैप रह गया सिर्फ। तो सिर्फ 5 रुपए का गैप है, तो 5 रुपए के लिए वो इतनी मेहनत करने वाला नहीं है। एक तो लाभ उसको बहुत ही न्यूनतम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है व्यापारी भी हतोत्साहित होगा, वो नए नए जो है जगहें तलाश करने लगेगा, बजाय ऐसे देश में जाने से कि जहाँ पर टैक्स हो, या हर जगह उसको टैक्स देना पड़ता हो। तो वो उस तरफ आपको देखने को मिलेगा कि व्यापार का डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो इस प्रकार से जो है ये सामंतवाद में आपको देखने को मिलती है चीज़ें, कि अर्थव्यवस्था का जो है, या जो व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था होती है, उसका आपको पतन देखने को मिलता है। तो ये आपको क्लियर होगा कि शिल्प का जो है क्यों विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि श्रेणी व्यवस्था क्या होती है। तो पहले जो व्यापारी होते थे वो छोटे छोटे ग्रुपों में बंटे होते थे। जैसे मान के चलिए कोई कपड़ा व्यापारी है, तो वो पूरे जो सारे लोग होंगे कपड़ा व्यापारी, उन्होंने अपनी छोटी छोटी श्रेणियां बना रखी होगी। अभी आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा कि ग्रुप बना रखे होंगे इन्होंने, और उनका जैसे नाम होते थे मणिग्रामम, जो हमने चोल काल में पढ़ा था, नाना देसी पढ़ा था। तो उस प्रकार की श्रेणी व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर जो है 4 पॉइंट पढ़े हैं, जिसमें हमने पहला देखा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, एक पॉइंट। दूसरा देखा कृषि का विकास हुआ। तीसरा देखा कि शिल्प का विकास नहीं था। और चौथा, श्रेणी व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो आगे मुद्रा व्यवस्था का आपको यहाँ पर अभाव देखने को मिलेगा। मुद्रा व्यवस्था का आपको अभाव देखने को मिलेगा। अब जब मुद्रा व्यवस्था का अभाव होगा, क्योंकि कोई मेन पावर नहीं है ना सेंटर में, जो राज्य है वो टूटे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह उसकी एक्सेप्टेंस होगी। जो मान के चलिए एक सामंत किसी छोटे से कोने में अपनी एक मुद्रा चलाकर बैठा है, वो दूसरे देश में या दूसरी जगह वैलिड नहीं होगी। मान के चलिए एक सामंत है एक गाँव में, तो उसकी जो है वहाँ पे मुद्रा चलती है, लेकिन दूसरे गाँव में वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी, तो उस मुद्रा का फायदा ही क्या। तो मुद्रा व्यवस्था का अभाव देखने को मिलेगा। इस कारण आपको देखने को मिलेगा व्यापार में गिरावट।
व्यापार में गिरावट। ये मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ कि अगर आप विदेश व्यापार करना चाहते हो तो मुद्रा बहुत ज़रूरी है। आप जहाज़ों में जो है धान भरकर नहीं ले जा सकते, क्योंकि या तो धान ही जा सकते हैं या फिर व्यापारी ही जा सकते हैं उन जहाज़ों में, क्योंकि ना उस समय इतनी कैपेसिटी थी जहाज़ों में और ना ही वो इतना माल ले जा सकते थे आगे। तो व्यापार में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, और व्यापार में जब भी गिरावट होगी तो आपको देखने को मिलेगा कि नगरीयकरण समाप्त हो जाएगा। नगरीयकरण समाप्त हो जाएगा। तो इस समय जो है एनसीईआरटी में पहली ही लाइन ये लिखी हुई है कि किस प्रकार से जो है उत्तर भारत का इस समय आपको देखने को मिलेगा 11वीं की एनसीईआरटी में। वहाँ पे ये बात मेंशन की हुई है कि उत्तर भारत में इस समय आपको नगरों का पतन देखने को मिलता है, मुद्रा व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है, शिल्प आदि चीज़ों का जो है आप विकास उतना नहीं हो पाता, श्रेणी व्यवस्था नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर। तो किस प्रकार से सारा मॉडल रहेगा, अगर वहाँ से आप पढ़ते तो चीज़ों को याद करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है लगता, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पूरे मॉडल के तहत समझाया कि किस प्रकार से जो है एक लाइन समझाकर वहाँ पे ये चीज़ें जो है मतलब वहाँ पर सिर्फ 11वीं की एनसीईआरटी में इतना लिखा गया है कि नगरों का पतन देखने को मिलता है उत्तर भारत में इस समय, बस बात खत्म। लेकिन अगर मान के चलिए एग्जामिनर ने जो है आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जामिनर ने जो है मुद्रा व्यवस्था का अभाव आपसे पूछ लिया, कि आपको पता होना चाहिए कि नगरीकरण जब भी समाप्त होगा तो मुद्रा व्यवस्था का अभाव होगा। हर जगह आपको ये चीज़ लिखी हुई नहीं मिल सकती। व्यापार में गिरावट आई होगी। ये सारी चीज़ें जो है पैरामीटर होते हैं कि कैसे नगरीकरण समाप्त हुआ है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने कुछ चीज़ें इसमें देखी कि कृषि में जो है यहाँ पे सामंतवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। इस कारण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं। कृषि का इस दौरान विकास हुआ था, शिल्प का विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाया था, श्रेणी व्यवस्था खत्म हो चुकी थी और मुद्रा व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है, व्यापार में गिरावट देखने को मिलेगी और नगरीकरण समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात थी। तो इतना ज़्यादा जो है उत्तर भारत में क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ तो हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। पढ़ने को जो मेनली चीज़ें हैं वो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में क्यों है, तो अब जो है उस चीज़ को मैं आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करता हूँ कि दक्षिण भारत में क्यों है। तो देखिए दक्षिणी भारत, आपको पता होगा कि 7516 किलोमीटर के आसपास हमारी कोस्टल लाइन है। जितना भी हमारा जो है कोस्टल लाइन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उस समय तो बांग्लादेश भी हमारे अंतर्गत था। वर्तमान में तो इतनी है, लेकिन उस समय तो बांग्लादेश भी हमारे साथ था। तो बांग्लादेश जब हमारे साथ था तो ये काफ़ी बड़ी रही होगी, क्योंकि बंगाल वाले क्षेत्र में बांग्लादेश आया करता था। पाकिस्तान जो है हमारे ही उसमें हुआ करता था। तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है कोस्टल लाइन रही होगी हमारी। तो क्योंकि इन वाले क्षेत्रों में क्या था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस वाले क्षेत्र में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि चोल शासन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऊपर गुज्जर प्रतिहार, इस तरफ को गुज्जर प्रतिहार, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रकूट शासक जो है शासन कर रहे हैं और उन्होंने जो है गुज्जर प्रतिहारों से किस प्रकार से बंदरगाह छीन लिए थे, वो सारी चीज़ें हमने मेंशन की थी। यहाँ पे आपको पाल देखने को मिलेंगे। तो ये प्रकार से हम यहाँ पे दूसरे भाग में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दूसरे भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड, दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत, दक्षिण भारत और साथ में हम देखेंगे गुजरात और बंगाल वाले क्षेत्र। तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि व्यापार पहले जो है प्रारंभिक काल में बढ़ेगा, वृद्धि होगी, और उसके बाद जो है उत्तर काल में या बाद के काल में हमें देखने को मिलेगा कि उसमें गिरावट आना शुरू होगी, क्योंकि पालों को रिप्लेस करेंगे सेन वंश रिप्लेस करेगा। चोलों को देखने को मिलेगा कि चोल जो है दो टुकड़ों में टूट जाएंगे, ऊपर होयसल और नीचे आपको देखने को मिलेंगे पांड्या। उसी तरह से राष्ट्रकूट यहाँ बेंगी वाले बैठ जाएंगे, यहाँ परमार चंदेल, तो छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे और वही सामंतवाद की कहानी शुरू, और आपको देखने को मिलेगा कि डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो ये जो है इसमें हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ चीज़ें रही होंगी। तो सबसे पहले जो है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, बंगाल और गुजरात, इसमें जो है हम चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले वही कृषि पे बात करेंगे। कृषि में हमें देखने को मिलेगा कि कृषि का यहाँ पे विकास हुआ, विकास हुआ। तो इसके क्या जो है प्रमाण है मेरे पास, तो वहाँ पे लिखा गया है किताबों में कि बंगाल, सिंध और जो तमिल वाला क्षेत्र है वहाँ पे ब्राह्मण परिवारों को बुलाकर, ब्राह्मण परिवारों को बुलाकर जो है कृषि करवाई गई थी या कृषि में सुधार किया गया था, कृषि में सुधार किया गया था।
और ये सबसे मेन पॉइंट हो सकता है। क्यों मेन पॉइंट हो सकता है? क्योंकि अभी तक हमने देखा था, जितने भी काल हमने पीछे पढ़े उसमें हमने देखा था कि ब्राह्मण कृषि का कार्य नहीं करते थे। ब्राह्मण जो है शिक्षा का कार्य किया करते थे, वो अलग रहते थे कृषि से। लेकिन इस समय हमें देखने को मिलेगा कि पहले तो मौर्य काल के बाद वो शासन में आएंगे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण में जो निचले तबके के ब्राह्मण रह जाएंगे, वो लोग जो है कृषि में कार्य करने लगेंगे। और इस दौरान बंगाल, सिंध और तमिल में जो है, तमिल क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ वाले इलाके में अगर बात की जाए, यहाँ की, यहाँ जो है बंगाल में, तमिल क्षेत्र में और यहाँ सिंध के आसपास, यहाँ क्या होता है, ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे कृषि करवाई जाने, कृषि जो है शासक के द्वारा करवाई जा रही है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो है फंसाया जा सकता है। आप सोचेंगे कि ब्राह्मण तो कृषि का कार्य करते ही नहीं, तो आप पहली नज़र में इस स्टेटमेंट को जो है नेग्लेक्ट कर देंगे। दूसरा, यहाँ पे दूसरा काम क्या किया गया कृषि को बढ़ाने के लिए, तो वो भी हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। दूसरा जो काम हुआ यहाँ पे वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो अर्ध जातियाँ थी या यायावर थे, यायावर क्या होते हैं, तो जो घुमंतु लोग होते हैं या अर्ध घुमंतु लोग हैं होते हैं, यानी कि जो 6 महीने जो है कहीं ऊंची जगह पर, जैसे चंबा के गद्दी आप देख लीजिए कि जब मौसम सही होगा तो उस दौरान तो वो अपने घरों पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम खराब होना शुरू होगा तो वो नीचे पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर नीचे घाटी वाले क्षेत्रों में आना शुरू हो जाते हैं और जो है वहाँ पर जीवन अपना व्यतीत करना शुरू करते हैं। तो ये लोग पशुपालन किया करते हैं, जो यायावर होते हैं, क्योंकि पशुओं को चारे की एक जगह पे जब चारा समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उनको पलायन करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो इनसे भी अनुरोध किया गया इस दौरान कि कृषि कीजिए, और इन्होंने कृषि की भी। तो देखिए, ब्राह्मण, यायावर और अर्ध यायावर, जिनको अर्ध घुमंतु बोलेंगे, तो इन लोगों ने इस समय कृषि करना शुरू कर दी। तो कृषि का क्या होगा, अल्टीमेटली विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये थी कृषि के बारे में बात। अब देखते हैं शिल्प के बारे में बात की, कौन कौन से शिल्प आपको देखने को मिलेंगे। तो इस समय आप देखोगे कि शिल्प का भी विकास हुआ है, शिल्प का भी विकास हुआ है। एक बात आपको देखने को मिलेंगे, वस्त्र उद्योग। दूसरा आपको इस समय देखने को मिलेगा चमड़ा उद्योग। तो ये सारे उद्योग आपको इस दौरान देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और चीज जो बूस्ट करेगी इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि श्रेणियां, जिनकी मैं बात कर रहा था, श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी जो व्यापार को बढ़ाएगी। श्रेणियों का निर्माण हुआ। भारतीय व्यापारी श्रेणियों में, जो श्रेणियां थी, श्रेणियों ने व्यापार को प्रोत्साहित किया, व्यापार को प्रोत्साहित किया। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इस समय जो आपको देखने को मिलेगा कि ये दक्षिण भारत के साथ व्यापार करते थे, दक्षिण भारत के साथ व्यापार करते थे। एक बात, दक्षिण एशिया के साथ व्यापार करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया जो है, जिसमें मलय हमने देखा था, या उसके बाद हमने कंबोज साम्राज्य देखा था, और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पे ये व्यापार किया करते थे। और प्रमुख जो श्रेणियाँ इस दौरान हमें देखने को मिलती है, वो दो श्रेणियाँ मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एक जो है मणिग्रामम, और दूसरी देखने को मिलेगी नान देसी, नान देसी। तो ये चीज़ आप जरूर जो है याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये श्रेणी आपको किस समय देखने को मिलती है, यही मणिग्रामम क्या था। तो इस प्रकार से जो है आपको स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है। तो कृषि का विकास हुआ, शिल्प का विकास हुआ, और उसके बाद श्रेणियों ने जो है व्यापार को प्रोत्साहित किया, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार किया, और मणिग्रामम और नाना देशी जैसी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, अब एक बार जो है दक्षिण एशिया का मैप देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है भारत है, ऊपर इस प्रकार से म्यांमार वाला इलाका, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये दक्षिण एशिया वाला इलाका है। इस समय आपको देखने को यहाँ पे जावा और सुमात्रा जैसे द्वीप देखने को मिलेंगे। ये जो है मलक्का स्ट्रेट होगा। तो आप बाद में देखोगे कि चीन के साथ व्यापार करने के लिए राजेंद्र चोल जो है मलक्का वाले इस पूरे इलाके पर, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट जो है चीन के साथ व्यापार में, जो व्यापार बढ़ रहा था भारत का, उसमें हस्तक्षेप करते जा रहे थे, उसमें अड़चने पैदा कर रहे थे। तो उसने जो है इस क्षेत्र को जीत ही लिया था। तो जब ये जीता तो चीन के साथ व्यापार बढ़ा। तो ये वाला रीजन जो है, भारत के लोग इसके साथ व्यापार करना शुरू कर चुके थे, और समुद्री व्यापार हो रहा था, चाहे वो चालुक्य का हो, राष्ट्रकूटों का हो, चालुक्य का हो, या कहे चोलों का हो, और ऊपर से पालों का हो। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होना शुरू हो चुका है।
तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा अब आगे चलते हैं और देखते हैं मुद्रा व्यवस्था के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम कृषि के बारे में देखते हैं, फिर शिल्प के बारे में, उसके बाद मुद्रा व्यवस्था। तो मुद्रा व्यवस्था आपको इस समय देखने को मिलेगी। मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। इस समय जो ऐतिहासिक स्रोत है उनके अनुसार जो है बंगाल में चांदी की मुद्रा, बंगाल में चांदी की मुद्रा एक बात, और दूसरी तमिल क्षेत्रों में या दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगी, दक्षिण में सोने की मुद्रा। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि इस समय कैसे जो है अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा व्यवस्था किस प्रकार है। जब मुद्रा होगी तो आप जो है मुद्रा को थोड़ी मात्रा में, यानी कि थोड़ा सा स्पेस वो आपके जहाज में घेरेंगी और आप उसके बदले में जो है काफी सामान दूसरे देशों से भारत ला सकते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी मेनली। इसके अलावा इस समय मुद्रा व्यवस्था क्या करेगी, अब व्यापार को बढ़ावा देगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, व्यापार को बढ़ावा देगी। और व्यापार को बढ़ावा देने का एक कारण मुद्रा व्यवस्था है, मुद्रा व्यवस्था का विकास है। लेकिन और भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो है ये हमें देखने को मिलेगा कि व्यापार को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे देखते हैं व्यापार में क्या होता है इस दौरान। व्यापार में आपको वृद्धि दिखाई देती है। व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार में वृद्धि के कारण क्या थे, तो एक तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, मुद्रा व्यवस्था की उपस्थिति। दूसरा, श्रेणियों की उपस्थिति। दो चीजें। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा कि चीनी लोग जो है, चीनी लोगों की मसालों की मांग। आपको पता है मालाबार क्षेत्र, केरल वाला इलाका मसालों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मसालों की मांग, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, भारत एंड जो दक्षिण पूर्व एशिया है, वो आपको देखने को मिलेगा कि इस समय जो व्यापार है वो एक प्रांगण की तरह, एक आंगन की तरह काम कर रहे हैं। किस प्रकार, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी ऐसा समझ के चलिए कि प्रांगण की तरह काम कर रहे हैं। क्या होता है इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो चीन से सामान आ रहा है वो दक्षिण पूर्व एशिया में, यहाँ पे समझिएगा इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है चीन वाला क्षेत्र। और यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी कि मलक्का स्ट्रेट एंड और जितने भी ये फिलीपींस वाला इलाका, बोर्नियो। तो इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलता है। तो इस दौरान क्या होता था कि ये देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, थोड़ा सा और यहाँ पे अफ्रीका भी मेंशन कर लेते हैं। तो इस दौरान आपको देखने को मिलेगा ये अफ्रीका वाला इलाका होगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि अफ्रीका से जो भी माल आ रहा है, अफ्रीका ये मध्य एशिया हो गया, मध्य एशिया से जो माल आएगा वो यहाँ भारत वाले क्षेत्र तक पहुंचेगा, क्योंकि उस समय जहाज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और अफ्रीका से जो सामान आएगा, जैसे हाथी दांत हो गए, अफ्रीका से मेनली चाइना जो है हाथी दांत जो है इंपोर्ट किया करता था, और मध्य एशिया से शीशा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी सामान आता था वो यहाँ पे उतारना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में जियोग्राफी काम करना शुरू कर देती है। तो जियोग्राफी दक्षिण पूर्व मानसून के एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो उससे पहले इस प्रकार से हवाएं ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करती है। और जब हवाएं ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगी तो उसके सहारे जहाज इस ओर बढ़ना शुरू करेंगे आगे, तो इस तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो वो चीज़ जो है, आप एक सेकंड के लिए कॉन्सेप्ट हवाओं वाला छोड़ दीजिए, लेकिन याद रखिए कि अफ्रीका और जो मध्य एशिया है वहां से माल भारत के इस वाले क्षेत्र में उतरता था। वो आगे नहीं ले जा पाते थे, सीधे चाइना नहीं ले जा पाते थे, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग जहाज भी नहीं थे। और रुकना भी पड़ता था उन्हें यहाँ पे, और क्यों रुकना पड़ता था वो हम डिस्कस करेंगे। और जो चीन से माल आता था एक्सपोर्ट के लिए, वो यहाँ रुक जाता था, क्योंकि काफी लंबा जो डिस्टेंस है वो कवर करके आते थे। तो यहाँ पे जो सामान रुकता था उसके बाद देखने को मिलेगा
कि यहाँ से जहाज भरकर जो है चाइना, दक्षिण पूर्व एशिया के लोग, और यहाँ से भारतीय जहाज़ों में सामान आगे बढ़ेगा और उस प्रकार से सामान का आदान प्रदान होगा। फिर यहाँ आगे जाकर फिर चीज़ें उतरेंगी और फिर जाकर अफ्रीका और मध्य एशिया पहुँचेगी। तो इस प्रकार से सारा साइकिल चल रहा था। एक चीज़ जो है ये वाली चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियर होगी कि किस प्रकार से ये जो है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया प्रांगण के रूप में काम कर रहे थे, चीन, अफ्रीका और मध्य एशिया के बीच में, मध्य एशिया के बीच में। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन करूँगा, भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति क्या है, या भौगोलिक अवस्थिति का फायदा किस प्रकार से, का लाभ भारत को मिला। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझने की आप ट्राई कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक बार हम पुनः उसी कॉन्सेप्ट को वापस आएंगे और देखेंगे किस प्रकार से जो है चीज़ें हो रही है। तो देखिए आपको पता होगा ये चीज़ कि जो भारत है वो आपको देखने को मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में। इस प्रकार से पृथ्वी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है। तो क्या होता है कि जब भी मानसून आएगा तो वो और कुछ भी नहीं, जो दक्षिण पश्चिम की आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो आपको इस तरफ की व्यापारिक पवनें देखने को मिलेगी, जिसे जो है उत्तर पश्चिम कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिम की जब उसको ऊपर जाकर भारत को इस प्रकार से क्रॉस करेगी, या विषुवत रेखा को जब ये उत्तर पश्चिम की व्यापारिक पवनें क्रॉस करेगी, तो इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो भारत की ओर बढ़ेंगी और इस प्रकार से आगे जो है मानसून बढ़ना शुरू करती है। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून, जब मानसून आता है तो इस तरफ को बढ़ना शुरू करता है, इस तरफ से। तो जो जहाज यहाँ पर खड़े होते थे भारत में, वो इस तरफ को मूव करते थे। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही पूर्वी मानसून आना स्टार्ट होगा, यानी कि इस तरफ से हवाएं आना शुरू होगी, इस तरफ से हवाएं आना शुरू होगी, तो उसका फायदा जो है इस तरफ के लोग उठाएंगे और यहाँ से जहाज फिर चलना शुरू होंगे भारत की ओर को। तो एक बार भारत के मैप पे जो है इन सारी चीज़ों को देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें रही। तो ये 5 पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है उसको देखते हैं आगे। तो चलिए उस पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भारत, जो मैं मानसून की बात कर रहा हूँ, तो वो किस प्रकार से, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा किस प्रकार से जो है मैप होगा। तो इस दौरान क्या होता था, जैसा मैंने आपको कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो भारत की ओर आएगी, तो ये क्या करेगी, आगे बढ़ना शुरू होगी। और इसी के सहारे जो है यहाँ पर जो अफ्रीका के जहाज खड़े होते थे या दूसरे पश्चिम एशिया वाले जहाज खड़े होते थे, वो आगे बढ़ना शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, दक्षिण पश्चिम में पहुँचेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में पहुँचेंगे। और दक्षिण पूर्व एशिया में जब मानसून वापिस चला जाएगा, मानसून का जब रिट्रीट होगा, तो उस दौरान क्या होगा, अब जहाज दूसरी ओर से बढ़ना, क्योंकि हवाएं चेंज हो जाएंगी। जब आप जियोग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपकी जो है सारी चीज़ें दोबारा से क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे व्यापार होता था। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से अब जब दक्षिण मानसून वापिस होना शुरू होगा, तो इस समय पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चलती है, इस ओर को हवाएं चल रही होगी। तो यहाँ से व्यापार में जो जहाज है उसमें सामान भर के फिर भारत पे उतारेंगे और उसके बाद अफ्रीका वो जाएगा और इस प्रकार से मध्य एशिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है लाभ उठाया जाता था। तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया जो है आप प्रांगण यानी कि आंगन दे रहे थे उनको कि भाई हमारा आंगन जो है आप यूज़ कीजिए, यहाँ पे अपने जहाज भरिए, उतारिए और हमें फ्री में पैसा देते रहिए। तो इस प्रकार से जो है व्यापार हमारा वृद्धि हुई व्यापार की। तो ये चीज़, उसके अलावा जो कुछ और चीज़ें देखने को मिल सकती है, तो खासकर यही चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो है हमें कृषि का विकास देखने को मिलेगा, कृषि का विकास हुआ तो शिल्प का विकास देखने को मिलेगा, शिल्प का विकास के बाद हमें देखने को मिलेगा कि मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ था। तो मुद्रा व्यवस्था के विकास के कारण क्या हुआ, अल्टीमेटली व्यापार का विकास हुआ। और जब व्यापार का विकास होगा तो नगरीयकरण देखने को मिलेगा। ये पूरा अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। और जब नगरीयकरण देखने को मिलेगा, तो इस समय मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा, गुजरात के जो अनिहलबाड़ा है, अनिहलबाड़ा एंड जो दूसरा नगर रहेगा चापानेर या चांपानेर, ये वाला क्षेत्र, ये वाला नगर इसी दौरान के साक्ष्य है, या इसी दौरान जो है ये वाले नगर निर्मित हुए थे या समृद्ध होना शुरू हुए थे और नगर बने थे कस्बे से। तो ये याद रखिएगा कि ये वाले एग्जाम्पल थे। देखिए बोलने को मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन जब तक साक्ष्य नहीं होंगे तब तक ऐसा लगेगा कि सिर्फ हवा हवाई बातें हो रही है।
तो इस प्रकार से चीज़ें रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, किस प्रकार से व्यापार हमें देखने को मिलता है। अब व्यापार जो है प्रारंभिक काल का व्यापार था ये, और इसके प्रभाव क्या रहेंगे, तो प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार से कि पहला जो प्रभाव रहेगा वो सबसे पहले तो हमने देखा कि नगरीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ। दूसरा जो प्रभाव हमें देखने को मिलेगा कि इस दौरान दक्षिण पूर्व एशिया था, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत की संस्कृति साझा हुई, क्योंकि व्यापारी यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे संस्कृति मतलब अपने धर्म को शेयर करेंगे, किसी प्रकार से अन्य चीज़ें शेयर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी कि संस्कृति, अब भारतीय संस्कृति का प्रभाव दक्षिण पूर्व जो एशिया है उसकी संस्कृति पर देखने को मिलेगा। और इसके साक्ष्य क्या है, तो साक्ष्य में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा जावा में बोरोबुदुर का मंदिर, बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर। बौद्ध कैसे पहुंचे भारत में, तो हिंदू धर्म है, तो उस समय आप मैंने पढ़ा था कि किस प्रकार से पालों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो बोराबुदूर का जो बौद्ध मंदिर है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा साक्ष्य के रूप में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। और ये शासक, कंबोडिया के शासक तो इस प्रकार लिबरल हो चुके थे कि पूरी तरह से हिंदू शासकों की तरह ही चीज़ें जो है हर प्रकार का रिचुअल उसी प्रकार से किया करते थे। तो अंकोर वाट मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ के जो राजा थे उनका भी भारतीयकरण हो चुका था, भारतीयकरण हो चुका था। किस प्रकार से जो हमारी संस्कृति से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पूर्व एशिया में जो चावल की खेती है, चावल की सिंचित खेती की विधि, ये भी आपको इसी दौरान देखने को मिलेगी। तो मतलब इतने सारे साक्ष्य, और ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन भारतीयकरण के कारण आए। तो आपको देखने को मिलेगा जावा का बोरोबुदूर का बौद्ध मंदिर, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, और वहाँ के राजा रानियों का जो भारतीयकरण हुआ, चावल की सिंचित खेती। तो ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। चीन में आपको देखने को मिलेगा, चीन में क्या, चीन से पहले जापान में देख लेते हैं। जापान में जो है भारतीय व्यापारियों ने ही कृषि, कपास की जो कृषि थी वो शुरू की। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर चीन में देखा जाए तो चीन में भी इसके प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि चीन के साथ भी काफ़ी व्यापार था हमारा। तो याद रखिएगा ये चीन का जो कैंटन बंदरगाह था, कैंटन बंदरगाह था। हाँ, एक और चीज़ जो हमारा व्यापार ज़्यादा समृद्ध हो पाया उसके लिए जो बंदरगाह भी जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। बेहतरीन बंदरगाह थे, बंदरगाह बेहतरीन थे। और इसका साक्ष्य क्या है, तो बंगाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये भी मेंशन कीजिएगा आप व्यापार के, जहाँ पे हमने व्यापार के कारण लिखे क्यों फ्लरिश किया, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह। इस समय के जितने भी आपको जो राइटर होंगे, या चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया के हो, भारत के हो, उनकी सारी कहानियाँ ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ही शुरू हुई है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो उस समय के बंदरगाह की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि चीन में जो है कैंटन बंदरगाह था, कैंटन बंदरगाह था, या इसे जो है अरबी में काफून बंदरगाह कहा जाता था। तो इस समय में आपको देखने को मिलेगा कि माना जाता है कि जो कैंटन नदी है जिसके किनारे कैंटन बंदरगाह था, यहाँ पर क्या होता है, अरब, फारस और भारत के जहाजों से कैंटन नदी भरी रहती थी, एक चीज। दूसरा जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि चीन के साथ व्यापार करने के लिए राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम जो था, राजा राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, मलय और आसपास के क्षेत्रों को पराजित किया था। ये चीज़ मैं आपको मैप के थ्रू बता भी चुका हूँ, मलय के आसपास के क्षेत्रों को विजय किया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा इस समय 10वीं 11वीं सदी के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि चीन का दरबार जो है भारतीय भिक्षुओं से भरा पड़ा है। भारतीय भिक्षु यानी कि बौद्ध धर्म के भिक्षु जो है, भिक्षुओं का मतलब है पढ़े लिखे लोग या कहें जो संत महात्मा लोग हैं उनको भिक्षु कहा जाता है। एक तो भिखारी की संगत में भी कहा जाता है, लेकिन उस प्रकार की यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं है, भिखारियों के लिए ये शब्द यूज नहीं है। ये भिक्षु मतलब जो यहाँ से एनलाइटेड हुए बंदे हैं, जो मतलब जागृत बंदे हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे चीन के दरबार में। तो ये चीज़ आपको सबसे बड़ी देखने को मिलेगी। इस दौरान आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने बात की थी, पाल हो गए, सेन हो गए, या उसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रकूट हो गए, या पल्लव चोल, सबने अपने दूत मंडल जो है कहाँ भेजे थे, तो चीन भेजे थे।
तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है ये सारे प्रभाव रहे कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध शुरू हो गए हमारे। तो ये चीज़ आप मेंशन रखिएगा। और इस समय तक आपको देखने को एक और चीज़ मिलेगी कि भारत का जो है, भारत का चीन के साथ व्यापारिक अधिशेष है, व्यापार सरप्लस है, अधिशेष है, यानी कि हम फायदे में है, वर्तमान वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि वर्तमान में भारत घाटे में रहता है चीन के साथ व्यापार में। लेकिन उस समय हमें देखने को मिलेगा कि हम ज़्यादा बेचते थे और कम खरीदते थे। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा अब अंतिम चीज़, तो जैसा कि मैंने आपको एक बार सिलेबस पे लेके आता हूँ कि किस प्रकार से मैंने अर्थव्यवस्था पढ़ने की बात की थी। तो अर्थव्यवस्था में मैंने कहा था कि जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल की या 750 से लेकर 1200 ईस्वी की, तो इसमें हमने कहा था कि दो बातें देखेंगे, एक उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था और उसके बाद जो है मैंने कहा था दक्षिण भारत, बंगाल और आपको देखने को मिलेगी गुजरात। यहाँ जो है अर्थव्यवस्था डाउन आना शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिला कि अर्थव्यवस्था या जो समृद्धि थी, आर्थिक समृद्धि, वो धीरे धीरे ऊपर ग्रो हुई। लेकिन ये स्थिति इस प्रकार से नहीं रहती। अब जो है धीरे धीरे भारत में जब डिसेंट्रलाइजेशन होने लगेगा, यानी कि राज्य टूटने लगेंगे छोटे छोटे राज्यों में, तो अभी ये मान के चलिए कि 1000 ईस्वी, 750 से लेकर 1000 ईस्वी तो व्यापार पूरी तरह से फ्लरिश हो रहा है। लेकिन दूसरे ही तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जैसे 1000 से 1200 ईस्वी या 1100 मान के चलिए, 1100 से 1200 ईस्वी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि जो बड़े साम्राज्य थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाते हैं, सामंतवाद आता है और उसके बाद व्यापार यहाँ नीचे जाना शुरू होता है। तो प्रारंभिक फेज में तो व्यापार ऊपर जा रहा है दक्षिण भारत का, लेकिन बाद में जो है नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि दक्षिण भारत, बंगाल और गुजरात का उत्तर काल में व्यापार में गिरावट आई, इसके क्या कारण थे, या ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है कि क्या ये सही है, तो वो सही होगी क्योंकि व्यापार में गिरावट आई थी। तो क्या कारण रहे उस व्यापार में गिरावट के, तो वो देख लेते हैं कि उत्तर काल में दक्षिण भारत, गुजरात और बंगाल के व्यापार में गिरावट। क्या कारण रहे? उत्तर काल की बात की जाए तो 1000 से 1100 से 1200 एडी के बीच की बात हो रही है। इस समय व्यापार में क्या हुई थी? गिरावट हुई थी। और अगर कारण बात की जाए तो वही, एक तो राजनीतिक अस्थिरता थी। राजनीतिक अस्थिरता का क्या मतलब? मोहम्मद गजनबी आक्रमण कर रहा है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, तो कहाँ से व्यापार पनपेगा? छोटे छोटे राज्य थे तो बिल्कुल टूट चुके थे। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब भी राजनीति में अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी या केंद्र कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, तो क्षेत्रीय राज्य होंगे और बाहर से आक्रमण होंगे। तो जो है विदेशी आक्रमण हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं जो छोटे छोटे राज्य थे वहाँ सामंतवाद देखने को मिलता है, और जहाँ पे सामंतवाद होगा वहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होगी, व्यापार जैसी कोई बातचीत नहीं होगी वहाँ पे। और इसके अलावा तकनीकी को कोई बड़ा शासक नहीं होगा, तकनीकी को संरक्षण नहीं मिलेगा। तकनीकी को संरक्षण नहीं मिलेगा तो भारतीय जहाज जो है बाजार में पिछड़ते चले जाएंगे। और इस समय आप देखोगे कि चीन में जो है जो जहाज बन रहे थे वो कई मंजिला थे, कई मंजिला जहाज थे जो ज़्यादा सामान ले जा सकते थे। और इस बात से आप उनकी विशालता की जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 से लेकर 600 जो व्यापारी थे वो एक साथ उसमें जो है यात्रा कर सकते थे। तो कितने विशाल रहे होंगे। इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा कि मेरिनर कंपास की इस समय खोज जो है चाइना कर चुका था, और चाइना जो है इस समय कंपास का प्रयोग करना शुरू कर चुका था दिशा के ज्ञान के लिए। तो इस प्रकार से जो है सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि किस प्रकार से उत्तर भारत में कृषि का विकास हुआ। उत्तर भारत में जो है कृषि का विकास हुआ था, लेकिन शिल्प गिरा था। शिल्प के बाद आपको देखने को मिला था कि मुद्रा व्यवस्था गिरी थी, व्यापार गिरा था और नगरों का पतन हुआ था। ये चीज आप मेंशन कीजिएगा। तो पहली चीज उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, उत्तर भारत में ये सारी चीजें हुई थी। और दक्षिण भारत, बंगाल और गुजरात, दक्षिण भारत, बंगाल और गुजरात में क्या हुआ था? तो कृषि
बड़ी थी क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को जो है कृषि कार्य दिया गया था, जो घुमंतु लोग थे उनको कृषि कार्य दिया गया था, शिल्प का विकास हुआ था, श्रेणी व्यवस्था हमने देखी, श्रेणी व्यवस्था जिसमें मणिग्रामम और हमने नैनादासी जैसी वो देखी, श्रेणियाँ देखी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि व्यापार हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, मुद्रा व्यवस्था, बंगाल में चांदी के सिक्के, दक्षिण में सोने के सिक्के, ये चीज़ में हमने याद की। उसके बाद हमने देखा कि व्यापार बढ़ा, उससे व्यापार कहाँ, दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ा, दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचा, उससे क्या हुआ, नगरीकरण हुआ। और नगरीकरण के हमने साक्ष्य देखे कि कहाँ पे, एक अनिहलवाड़ा गुजरात में और दूसरा चापानेर, और एक हमने देखा कि महत्वपूर्ण जो बंदरगाह था, महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हमने देखा जो बंगाल में ताम्रलिप्ति के नाम से, ताम्रलिप्ति के नाम से। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें देख ली। यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट रहेगा कि इस समय क्या होता है, आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, वो जो है हम डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है यूरोप है। जब यूरोप में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पश्चिमी यूरोप का जब डिक्लाइन शुरू होता है, तो यहाँ से यूरोप से क्या होता था, इस तरफ से आपको एक व्यापारिक मार्ग दिखाई देता था जो स्थल मार्ग से होकर जाता था। इस तरह से वो बीजिंग तक जाता था, बीजिंग या कहे संघाई तक, इस प्रकार से। और भारत के हिस्से में भी आपको देखने को मिलेगा उत्तरापथ और पेशावर लाहौर वाले इलाके से वो यहाँ भारत में ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक पहुँचता था। इस प्रकार से चीज़ें हमने देखा था पाल वंश के समय में कि किस प्रकार से व्यापारिक मार्ग थे उस समय, तो वो भी हमने चीज़ देखी थी। तो इस प्रकार से व्यापारिक मार्ग था, वो कहाँ से जाता था, तो इराक में बगदाद से होकर, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तेहरान, फिर काबुल अफगानिस्तान में, और फिर भारत में दिल्ली वाली जगह, और फिर ताम्रलिप्ति बंदरगाह। इसी प्रकार से चीन में आपको देखने को मिलेगा संघाई और बीजिंग जैसी बातें। और यहाँ पे जो है यूरोप से शुरू होता था। तो अब क्या हुआ कि पश्चिमी यूरोप जब टूटा, तो याद रखिएगा कि उसके व्यापार का या उसके विघटन का इतना ज़्यादा भारत को नुकसान नहीं हुआ है। ये स्टेटमेंट आ सकती है कि भारत को जो है, या उत्तर भारत के व्यापार को सर्वाधिक नुकसान पश्चिमी जो हिस्सा था, या पश्चिमी भारत था, या पश्चिमी जो यूरोप था, उसके विघटन के बाद देखने को मिलता है कि काफ़ी नुकसान होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि उत्तर भारत में जो सबसे बड़ा कारण है व्यापार की कमी का, वो सामंतवाद है। तो ये जो है, ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसकी जगह तो जो है पूर्वी अंपायर, पूर्वी रोमन एम्पायर था, उसने ले ली थी। पूर्वी रोमन एम्पायर अच्छे से व्यापार करना लग चुका था, और जो सासानी साम्राज्य यहाँ बैठा था, सासानी वंश यहाँ पर बैठा था, उसने जो है भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो इतना ज़्यादा उत्तर भारत को इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ा कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट गया तो टूट गया, पर हमें इतना फर्क नहीं पड़ा, याद रखिएगा। और इस वाला इलाका जो है, इस तरफ से तो व्यापार गिर रहा था, लेकिन उतना नहीं गिरा, और उत्तर भारत पे उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ा। लेकिन इस तरफ जो है व्यापार निरंतर बढ़ता गया, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया हो या चीन के साथ हो। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये जो है अंतिम रूप से अर्थव्यवस्था यहाँ पर समाप्त होती है। और अब हम जो है सीधे जंप करेंगे सल्तनत काल में। सल्तनत काल में अब हम सीधे जंप करने वाले हैं। पूर्व मध्यकाल हमने लगभग 7-8 क्लासेज में कंप्लीट कर दिया है। 8-9 क्लासेज जितनी भी लगी है